चलिए हेडिंग डालिए। आइए आगे अब नेक्स्ट उस पे देखेंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग। देखिए वो जो इसके पहले लेक्चर में आपको पढ़ाया गया है वो छोटे छोटे यूनिट्स थे, ठीक है। वांट्स क्या होती है, वेल्थ क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, प्राइस क्या होती है, ठीक है। इसके बारे में हमने बताया था आपको। अब इसके आगे हम उसमें से एक नए सेगमेंट में चल रहे हैं जिसको आप कहते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग या कृषि विपणन। मार्केटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? विपणन कहते हैं। और चूंकि एग्रीकल्चर मार्केटिंग का है तो किसकी बात होगी? कृषि विपणन की बात होगी। और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये सब चीज़ों से आपका एक अलग चैप्टर है। जैसे फाइनेंस एक अलग है, मार्केटिंग अलग है, ठीक है, प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स अलग है और कुछ बेसिक होते हैं। तो बेसिक से मैं छोटी छोटी चीज़ों को जो है आपने देखा है, इसके आगे अब हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। तो आइए इसमें देखिए क्या है भैया। तो देखिए सबसे पहले तो लिखा है मार्केट। अब हमें समझने का प्रयास करना होगा मार्केट क्या होता है, क्योंकि हम लोग खूब नाम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं और ये हमारे दैनिक जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है। क्योंकि हम लोग की जो भी आवश्यकताएं पूर्ण हो रही हैं उसके लिए हम लोग कहीं जाते हैं, ठीक है। तो जहाँ जाते हैं वो क्या है, या मार्केट के बारे में हम लोग सुनते हैं। मार्केट से हमारा क्या तात्पर्य है, ध्यान रखिएगा। मानव की आवश्यकताएं को जो पूर्ण होना है, कोई चीज़ हमें खरीदना है या बेचना है, तो सारे जो हमारे कार्य होते हैं वो कहाँ पर होता है? कोई एक प्लेस है, स्थल है जहाँ पर जाके सारी क्रियाएं पूर्ण होती हैं। तो जहाँ पर पूर्ण होती हैं उसे क्या कहते हैं, उसका क्या परिभाषा है, उन चीज़ों को हमें समझना है। अब इसमें धीरे धीरे देखें एक एक चीज़ हमारे जो दैनिक जीवन में चल रहा है उसका उपयोग हम लोग देखते जाएंगे। कैसे वर्क कर रहा है, फंक्शनिंग कैसे कर रहा है, इसके मैकेनिज्म क्या क्या है। अभी हम लोग को सब लगता है कि बस ऐसे ही है, जो कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं चल रहा, बस ऐसे सामान्य बात है। अब हम लोग उसको देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि ये किसी एक मैकेनिज्म के तहत ये सब चल रहा है, ठीक है। मतलब एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, पद्धति है, कैसे क्या है उसको एक एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डालिए मार्केट। मार्केट में हम लोग देखते हैं मार्केट क्या है। मार्केट लिखिए, मार्केट इज ए प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज और ट्रांसपोर्ट नहीं लिखना है, यहां पर एक्सचेंज लिखिए। मार्केट इज ए प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज और एक्सचेंज, ठीक है। या एक्सचेंज भी ना लिख रहे तो यहां पर लिख सकते हैं आप, एक और शब्द लिख सकते हैं ट्रांसफर। क्या लिख सकते हैं? ट्रांसफर। मतलब पहला काम, यहां से देखिए एक सवाल बनेगा, सीधे क्या लिखेगा, आपसे इतना लिख देगा मार्केट इज ए। क्या लिख देगा? मार्केट इज ए, ठीक है। इधर कर देगा, यहां ऑप्शन दे देगा ए, बी, सी और डी, आपको भरना होगा। मार्केट इज ए प्रोसेस, मार्केट इज ए मेथड, ठीक है। मार्केट इज ए प्लेस, मार्केट इज ए ऑल ऑफ दीज। तो यहां पर देखेंगे ना तो मार्केट इज ए क्या है, ठीक है। मतलब बाजार एक स्थान है, ठीक है। मार्केट क्या है? एक स्थान है। तो यहां से सीधा एक सवाल इतने में से ही बन जाएगा, मार्केट इज ए, ठीक है। ऑप्शन क्या मिलेगा? सही, प्लेस मिलेगा। तो मार्केट इज ए प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर ट्रांसफर या एक्सचेंज। मतलब बाजार एक स्थल है या स्थान है जहां पर वस्तुएं खरीदी या बेची जाती है, ठीक है। बाजार वह स्थान होता है जहां पर वस्तुओं का खरीद फरोख्त होता है, ठीक है। यही तो होगा, ठीक है। इसमें लिखा है फुल स्टॉप करके, इन व्हिच बायर एंड सेलर्स विथ फैसिलिटीज कम्युनिकेट टू ईच अदर फॉर द ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब बाजार वह स्थान पर जहां पर खरीदने और बेचने वाले एक दूसरे से, ठीक है, संचार माध्यमों के द्वारा अपने वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। जहां पर खरीदने वाले और बेचने वाले हैं, संचार माध्यमों के द्वारा अपने वस्तुओं को खरीदते या बेचते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रमुख जो है वो क्या है? हवा में थोड़ी बात कर लेंगे, कहीं खड़े होकर के, ठीक है। कहीं पर जो भी हम कम्युनिकेशन का भी उपयोग कर रहे हैं वो किसी प्लेस पे ही कर रहे हैं। अंतरिक्ष में भी जा रहे हैं तो किसी एक प्लेस पर ही खड़े, ऐसा थोड़ी है आप पूरा
सर्किल में घूम रहे हैं और सारे काम चल रहे हैं, नहीं। मतलब ये जो भी काम होगा कहीं किसी एक प्लेस पर ही होगा। तो मार्केट वह स्थान है जहां पर दुकानदार और ग्राहक वस्तुओं को खरीदने या बेचने का कार्य करते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका मतलब सिंपल सी आ गई। और मार्केट में होगा क्या, दो चीजों का आदान प्रदान होगा, किसका, गुड्स और सर्विसेज का। गुड्स क्या है आप सभी जान गए, सर्विसेज क्या है, ठीक है, वो भी हम जानते हैं। मतलब सर्विसेज क्या होता है, जिस कार्य को करने में हम लोग जो सहयोग देते हैं वही तो सर्विस है, ठीक है। वस्तु क्या है, वो फिजिकली हमें देख सकते हैं। कुछ वस्तुओं का समूह जब किसी एक नए वस्तु में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, तो वह तो उत्पाद कहलाता है। लेकिन उत्पाद तो है, लेकिन जो उत्पाद हुआ वह एक वस्तु ही तो उत्पन्न हुई है, ठीक है। कुछ वस्तुओं के समूह से एक नई वस्तु का निर्माण होता है, लेकिन वो जो नए वस्तु का निर्माण हुआ वो उत्पादन कहलाता है, प्रोडक्शन कहलाता है। लेकिन वो भी है क्या, एक गुड्स ही है, ठीक है। दूसरा देखिए मार्केट था, तो ये अब ये देखिए मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या है, हेडिंग डालिए मार्केटिंग, ठीक है। क्या होगा, मार्केटिंग। एक था बाजार और एक बाजारीकरण, ठीक है। तो मार्केट तो एक प्लेस था, लेकिन ये क्या लिखा है, मार्केटिंग इज ए, क्या लिखा है, मार्केटिंग इज ए इकोनॉमिक प्रोसेस। अगर इकोनॉमिक हम हटा भी दें तो प्रोसेस नहीं हटा सकते। मार्केट प्लेस है और मार्केटिंग प्रोसेस है। मार्केट इज ए प्लेस एंड मार्केटिंग इज ए प्रोसेस। ये दोनों बात को ध्यान रखिएगा, यही दोनों कीवर्ड हैं, बार बार यही पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी ऑप्शन देते हैं उससे मिले जुले ही रहते हैं। तो लिखा है मार्केटिंग इज ए इकोनॉमिक प्रोसेस इन विच गुड एंड सर्विसेज आर ट्रांसफर्ड टू बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर एंड देयर वैल्यू डिसाइडेड इन द टर्म ऑफ मनी। कहने का मतलब है बाजारीकरण या मार्केटिंग एक प्रक्रिया, आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं को का आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है। और इन वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान का आधार क्या होता है, मनी होता है, ठीक है। भाई किसी चीज को हम खरीद रहे हैं या किसी चीज को बेच रहे हैं तो खरीदते बेचते कैसे हैं, मूल्य के आधार पर। ऐसे थोड़ी कि किसी को बस किसी ने मांगा हम कुछ दे दिए, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा। किसी को कुछ भी लेना है या देना है उसका कोई ना कोई एक आधार, और वर्तमान में क्या आधार क्या है, मनी है। क्योंकि किसी वस्तु के मूल्य को हम इसी, किसी वस्तु की वैल्यू को इसी के आधार पर वो क्या बताते हैं, क्योंकि वैल्यू भी आपने पढ़ा है, व्हेन द वैल्यू ऑफ द ए गुड्स एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ मनी, ठीक है। जब किसी वस्तु के मूल्य वैल्यू को धन के रूप में बताया जाता है तो उसे प्राइस कहते हैं या मूल्य कहते हैं। तो यहां पर इसका मतलब मूल्य मतलब क्या, धन ही आ रहा है, ठीक है। तो किसी वस्तु की वैल्यू को अब किसके रूप में, आर्थिक रूप में या धन के रूप में या वैल्यू के रूप में या मनी के रूप में उसे बताया जा रहा, ठीक है। तो यही क्या कहलाएगी, मार्केटिंग। तो अब मार्केटिंग में आप हिंदी में भी आप समझ गए मार्केटिंग क्या है, ठीक है। तो मार्केटिंग हो, एक हो गया मार्केट, दूसरी मार्केटिंग। यहां पर भी देखिए क्या हो रहा है, दो चीजें आ रहा है, एक तो प्रोड्यूसर आया, दूसरा कंज्यूमर। मतलब मार्केटिंग के लिए दो लोग आवश्यक हैं। मार्केटिंग एक प्रोसेस है, लेकिन उस प्रोसेस में कितने लोग चाहिए, दो लोग। कौन कौन, एक तो आपको कौन चाहिए, प्रोड्यूसर, और दूसरे कंज्यूमर। अब सपोज करिए इनमें से कोई एक ना हो तो क्या मार्केटिंग पूरी हो पाएगी, नहीं। अरे भाई बहुत सारे दुकान हो, उसे खरीदने वाला यदि कोई नहीं है तो वो कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। या बहुत सारे दुकानदार है, कोई कंज्यूमर ही नहीं है तो भी कुछ नहीं, या बहुत सारे कंज्यूमर हो और कोई दुकानदार है ना हो तो भी कार्य होगा नहीं। इसका मतलब यह प्रोसेस, मार्केटिंग प्रोसेस तभी पूरी होगी जब उसमें दोनों इन्वॉल्व होंगे। इन दोनों में से कोई भी एक यदि इन्वॉल्व नहीं है तो वो कार्य पूरा नहीं होगा। इसका मतलब इस प्रोसेस में मुख्य भूमिका में कौन कौन है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों है। तो सीधे पूछेगा मार्केटिंग प्रोसेस में कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, इन द फॉलोइंग व्हिच इज इन्वॉल्व इन मार्केटिंग प्रोसेस, ठीक है। तो मार्केटिंग प्रोसेस में कौन कौन होगा, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, मतलब खरीदने वाला और बेचने वाला। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो मार्केटिंग की क्रिया पूर्ण नहीं होगी। दूसरा, मार्केटिंग के द्वारा क्या एक्सचेंज किया जाता है,
कितने चीज, दो चीज, क्या, या तो गुड्स होगा या तो सर्विसेज होगा। मार्केटिंग में क्या क्या एक्सचेंज किए जाएंगे, गुड्स और सर्विसेज, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे हो रहा क्रिया बहुत कुछ, लेकिन जब अर्थशास्त्र की स्थिति में हम देखेंगे तो वहां पर हमें दो ही चीज दिखाई देगी, या तो वो कोई वस्तु होगी या तो किसी के द्वारा कोई सर्विस या सेवा बेची जा रही होगी, यही दोनों होती है। इसका मतलब मार्केटिंग में दो, एक तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर रहेंगे, दूसरा वहां पर जो बेची जाएगी वहां क्या क्या, गुड्स और सर्विसेज बेची जाएगी, ठीक है। तो ये बातें अभी छोटी छोटी, आगे चल के यही जब सवाल के रूप में भी आएगा आपके सामने तब आप सोचने पर मजबूर होंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, एक परिभाषा हमने लिखा है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, मतलब कृषि विपणन क्या होता है, ठीक है। तो ये परिभाषा तो कम से कम आपके पास होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप कह सके कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या है। क्योंकि अभी हमने क्या समझा, मार्केट और मार्केटिंग, ठीक है। तो लेकिन हमें करना क्या है, अपने कृषि उत्पादों को खरीदना या बेचना है। किसको बेचना है, कृषि उत्पादों को, या तो हम उन्हें खरीदेंगे या तो हम बेचेंगे, क्योंकि खरीदना और बेचना एक दूसरे के ही अंग है। जैसे कुछ बातों में कहते हैं ना कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। तो यहां पर भी वही है, ठीक है, यहां पर ये वही है, ठीक है। खरीदना और बेचना इकोनॉमिक प्रोसेस के दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये दोनों से एक दूसरे से अलग किसी का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो लिख लीजिए, इसमें देखिए लिखा है, इट इज द स्टडी ऑफ ऑल एक्टिविटीज, एजेंसीज एंड पॉलिसीज कंडक्टिंग देम इन्वॉल्व इन द प्रोक्योरमेंट ऑफ फार्म्स इनपुट्स by the farmers and the movement of agricultural product from the farmers to consumer। इसको आप पूरा लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि यह किसी के द्वारा कहा गया है तो इनमें कोई अंतर नहीं कर सकते। बाकी हम जो भावनात्मक रूप से बता रहे हैं आप उसे समझने का प्रयास करिए, क्योंकि उसके आधार पर इस बात को समझ जाएंगे, ठीक है। It is the study of all activities, agencies and policies conducting them involved in the procurement of farm inputs by the farmers and the movement of agricultural product from the farmers to consumer। मतलब यहाँ पर भी देखिए फार्मर्स और कंज्यूमर की बात। फार्मर्स और कंज्यूमर की मतलब फार्मर्स क्या कहलाता है, फार्मर्स हमेशा प्रोड्यूसर होता है। फार्मर क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है, ठीक है। और कंज्यूमर तो कंज्यूमर होता है, उपभोग करने वाला कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन सारे लोग प्रोड्यूसर नहीं हो सकते हैं, सारे लोग कंज्यूमर हो सकते हैं लेकिन सारे लोग प्रोड्यूसर नहीं हो सकते, क्योंकि ह्यूमन बीइंग कौन ऐसा है जो कंज्यूमर नहीं है, लेकिन सारे कंज्यूमर प्रोड्यूसर नहीं हो सकते हैं। कभी कभी सवाल ऐसे उलट देता है, ठीक है, एवरी प्रोड्यूसर कैन बी कंज्यूमर, यस और नो, ठीक है, सीधे पूछता है यस और नो। अब वो दिमाग अपना लगाते रहो, प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या काम किया भगवान जाने उस समय, ठीक है। जो भी आपने यस या नो में दिया वो चीजें आपके सामने आएगी, ठीक है। लिख लिए, यहां पर भी ध्यान रखिएगा ये दोनों लोग को, ठीक है। देखिए यहां पर लिखा है मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, ठीक है। और जो कंज्यूमर और फार्मर के बीच में हो रहा प्रोडक्ट के रूप में, तो प्रोडक्ट दो तरह का होगा, ठीक है। यहां पर अगर देखेंगे दो तरह का होगा, एक तो गुड्स से हो जाएगा और दूसरे सर्विसेज, ठीक है, हो गया। चलिए आगे आओ भैया, आगे लिखा है स्कोप ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। तो आप इसमें सिर्फ हेडिंग डाल के ये चार लिख दीजिए और इनके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। स्कोप ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, स्कोप मतलब महत्व, ठीक है, कृषि विपणन के महत्व। अब कृषि विपणन के महत्व में देखिए हम लोगों ने यह लिखा है कि फार्मर इंटरेस्ट मतलब किसान के दृष्टिकोण से,
ठीक है। दूसरा है कंज्यूमर इंटरेस्ट, कंज्यूमर के दृष्टिकोण से। तीसरा है सोसाइटी इंटरेस्ट, समाज के दृष्टिकोण से। चौथा है ट्रेडर्स इंटरेस्ट, मतलब व्यापारी के दृष्टिकोण से। भाई इनमें सबका अपना अलग अलग दृष्टिकोण होगा। कोई भी काम करता है, बाहर जीवन में हर व्यक्ति काम करते हैं, लेकिन हर एक के कार्य करने का अपना कोई ना कोई अलग अलग उद्देश्य होता है। ठीक है, तो इन सबका क्या उद्देश्य है? ठीक है, फार्मर का क्या उद्देश्य है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, कंज्यूमर का क्या है, समाज का क्या है, व्यापारी का क्या है, सबके बारे में हम लोग को देखना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक चीज लिखा है ट्रेडर्स, ट्रेडर्स मतलब व्यापारी, ठीक है, और फार्मर्स मतलब किसान। तो लेकिन ये किसान क्या है? प्रोड्यूसर है कि नहीं है? किसान क्या है? प्रोड्यूसर है। ठीक है, और यहां पर तो देखिए, तो एक प्रोड्यूसर होगा, दूसरा कंज्यूमर हो गया, तीसरा क्या है? सोसाइटी मतलब समाज, और चौथा क्या है? सबसे ज्यादा इसमें कौन इंजॉय कर रहे हैं? यही लोग कर रहे हैं। हमारे देश में ना ही प्रोड्यूसर ज्यादा लाभ पा रहा, ना ही कंज्यूमर। पा कौन रहा? अगर मैं कहूं तो इसमें ये जो सोसाइटी किताबों में लिखा है इसका कोई मतलब नहीं है, इसी में ये सब समाहित है, क्योंकि इन्हीं दोनों लोगों से मिलकर तो समाज का निर्माण होगा। और किससे बनेगा? अगर जाकर हम लोग देखें तो समाज में कौन है? हम ही आप है समाज, और हम ही आप में से कोई प्रोड्यूसर है, कोई कंज्यूमर है। ठीक है, तो लेकिन किताबों में लिखा है तो हम इस दृष्टिकोण को आपके समक्ष रख दे रहे हैं। अब देखिए, पहला है फार्मर इंटरेस्ट। अब फार्मर नहीं, आप यहां क्या समझेंगे? प्रोड्यूसर, क्योंकि फार्मर से बात नहीं जो है, क्योंकि फार्मर्स को हम क्या मानते हैं? उत्पादक मानते हैं या प्रोड्यूसर। अब भाई एग्रीकल्चर की मार्केटिंग में या विपणन में किसान का क्या महत्व है या उसका क्या हो? भाई हर किसान यही चाहेगा कि हमारा प्रोड्यूस जो उत्पन्न हो रहा वो अधिक से अधिक मूल्य पर बिके, यही उसका होगा। तो मार्केटिंग में वो ये ध्यान रखेगा कि हमारा प्रोड्यूस महंगा बिके, ठीक है, अधिक से अधिक मूल्य उसे हमें मिल जाए। लेकिन अब जो अधिक से अधिक मूल्य मिले उसके लिए उसे क्या करना होगा? तो उसमें अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस एरिया में है वहां पर कौन सी खेती करे कि वो सारे लोग नहीं कर रहे लेकिन सबकी आवश्यकता है, क्योंकि यदि ऐसा करेगा तो सारे लोग खरीदेंगे। ठीक है, क्योंकि जो सबके यहाँ होगा वो थोड़ी सब खरीदेगा। भाई जो सबको जरूरत सबकी हो लेकिन सबके पास उपलब्ध ना हो, तो अगर ऐसी फसल होगी तो सब खरीदेगा, पहला। दूसरा, आप उसको ये देखें एयरली मैच्योरिंग हो उस क्रॉप की। ठीक है, अगर आप देख लो इस समय गोभी कितने रुपए किलो, किलो भाव छोड़ दो, 5 रुपए 10 रुपए में तो आपको इतना बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा, किलो किलो भर का 10 रुपए में। और आप भाई मई में खरीदना, अप्रैल मई में, या आप सितंबर में खरीदे होंगे, अगर देख लिए होंगे, रेट पूछे होंगे अपने आप कहते बस रेट जान लिए, बहुत है, संतुष्ट हो गए, मान लिया हमने गोभी खा लिया। ठीक है, क्योंकि उसका मूल्य ही इतना ज्यादा है। एक जो 250 ग्राम की गोभी पता चला कितने, 60 रुपए का। ठीक है, यही तो है। तो कहने का अर्थ है यदि आप वही जिस व्यापारी ने, जिस किसान ने सितंबर में गोभी अक्टूबर में ले आया मार्केट में, अब उसका रेट देख लीजिए, और जो अब ला रहे हैं उनका देख लो। इसका मतलब यदि आपकी क्रॉप अर्ली मैच्योरिंग हो जाएगी तो उसका मूल्य ज्यादा मिलेगा। तो किसान क्या सोचेगा कि हमारी फसल पहले तैयार हो जाए, ठीक है, ताकि उसको बाजार में मूल्य ज्यादा मिले। दूसरा, हम उस फसल को लगाएंगे जिसकी यहां पर अधिकांश लोग के पास उसका उपलब्धता नहीं है, तभी होगा। तो फार्मर तो ऐसा करेगा, और अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए कंज्यूमर क्या सोचेगा? कंज्यूमर यही तो सोचेगा कि हमें हर चीज मिल जाए लेकिन न्यूनतम मूल्य में मिल जाए, हर चीज मिले लेकिन न्यूनतम। क्योंकि हम आप कोई भी चीज वस्तु खरीदने चाहते हैं तो इस बात को ध्यान रखते हैं कि उसका कम से कम मूल्य लगे, जबकि व्यापारी चाहता हमें अधिक से अधिक मिल जाए। ठीक है, तो वो उसका तो अलग इंटरेस्ट है। हमारा इंटरेस्ट है कि हमें सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिले जबकि उस पर हमारा धन कम खर्च हो। ठीक है, पहला। दूसरा, गुणवत्ता परक हो, क्वालिटी भी अच्छी हो। तीसरा, आसानी से हमारे नजदीकी में ही वो उपलब्ध हो जाए। ठीक है, तो ये सब चीजें तो तभी होगी जब वहां पर प्रोड्यूसर भी इस तरह का सोच रहा होगा। तो कंज्यूमर का जो दृष्टिकोण होता अलग होता है और प्रोड्यूसर का जो दृष्टिकोण होता है वो
अलग होता है। तो कंज्यूमर चाहेगा आसानी से उपलब्ध हो जाए, कम पैसे में मिल जाए और गुणवत्ता परक हो। ठीक है, ये 3 दृष्टिकोण कौन मान के चलेगा? कंज्यूमर। अब इसमें आ रहा सोसाइटी का। सोसाइटी का मतलब क्या है? देखिए, सोसाइटी जैसे हमारे देश में होते हैं ना, कहीं कहीं पर किसी विशेष प्रकार जाति धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। अब वहां पर अगर ऐसे जो है प्रोड्यूस को आप ले जा रहे हैं जहां पर उधर के कम्युनिटी के लोगों की विशेष आवश्यकता है, तो वहां पर लोग उसे खरीदेंगे। और वहां पर आप ऐसे कोई वो कर रहे हैं जिसकी वो उस कम्युनिटी के लिए ज्यादा महत्व नहीं रखता, ठीक है। मान लीजिए एक शाकाहार रीजन में आप रहते हैं और वहां पर कह रहे हो कि हम कोई ऐसा व्यापार करेंगे जो शाकाहारी नहीं है, तो वहां पर उसकी कोई महत्व है? महत्व भी नहीं होगा। उसका मूल्य अधिक मिलेगा, मूल्य भी अधिक नहीं मिलेगा। दूसरा, समाज उसका विरोध भी करेगा, समाज उसका विरोध भी करेगा, क्योंकि वहां के लोगों की ये आवश्यकता है ही नहीं। दूसरा, सोच हमारी सामाजिक दृष्टिकोण भी एक होता है कि हमें ये चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर वो नॉन वेज है, इसका मतलब धर्म के प्रति ज्यादा वो है, वो आस्था रखता है, और आप कोई भी नॉन वेज की चीज आ जाए तो धर्म के कहीं ना कहीं वो प्रतिकूल स्थिति में है, तो क्या उसको एक्सेप्ट करेंगे? उसका विरोध होगा। तो इसका मतलब वो सोसाइटी में आप ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, मान लीजिए उसको स्वीकार करने वाली सोसाइटी है, तो वहां तो आपको अच्छा खासा उसका रेट मिल जाएगा, ठीक है। तो समाज बहुत तरह के हमारे देश में, ठीक है, और समाज का भी एक अपना दृष्टिकोण होता है। अगर और समाज के बाद अगर भारतीय समाज की बात करूं, ठीक है, तो भारत के समाज में देखिए, एक हिंदू समाज के क्या है? होली, दीपावली। दीपावली एक इनका वो है। अब हिंदू समाज जो हिंदुत्व कम्युनिटी है, अब दिवाली के अवसर पर मिठाई भी चाहिए, नए कपड़े भी चाहिए, रंग बिरंगे दिए दीपावली भी चाहिए। तो इस समय आप बेचो, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई बेचे, कोई विरोध नहीं है, सब खरीदेंगे, ठीक है। अब उस दिन जो है जगह पर आप ले जाकर मछली की दुकान लगाओ, सब विरोध करेंगे कि नहीं? खाते सब है, लेकिन उस दिन बड़ा विरोध हुआ है, उस दिन वो समाज विरोध करेगा, क्योंकि उस दिन के लिए उसका कोई महत्व नहीं है। तो ये मतलब एक ही समाज होता, समय समय पर अपनी दृष्टिकोण बदलता रहता है। और हमारा देश सोसाइटी को लेकर के इतना डाइवर्सिफाई है, और यही इस देश की सबसे बड़ी ताकत भी है कि अनेकता में एकता का परिचय भारत देता है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ना जाने कितने समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन सब लोग क्या है? इंडियन है। वी आर इंडियन। सब भारतीयता होने पर क्या अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और दुनिया के किसी भी देश में चले जाए, जिस भी धर्म को मानने वाले हैं, 99% एक ही धर्म को मानने वाले हैं, और फिर भी उनके यहाँ दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, चोरी बदमाशी सब चल रहा। लेकिन हमारे यहाँ अगर चल रहा, लोग कहते हैं भारत में ज्यादा होता है, लेकिन भारत की ये भी तो देखो कल्चर व्यवस्था क्या है। ये कई गांव में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी, ईसाई है, फिर भी वो तो होता ना कि अब जहां इतने लोग हैं तो थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन क्या कोई नरसंहार होता है? नहीं, फिर भी सारे लोग एक होके रहते हैं। ये थोड़ा बहुत जो हो जाता है उसके पीछे कुछ ताकतें हैं, आप भी जानते हैं कौन ताकतें हैं, जो अपने स्वार्थ के चक्कर में लोगों को, और कभी कभी मूर्ख जब नहीं समझ पाते तो आपस में भिड़ जाते हैं, और जबकि एक दूसरे का काम नहीं चलता। 1 महीने 2 महीने 6 महीने के बाद मजबूरी होगी, कोई ना कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि एक दूसरे के पास आएंगे, और फिर दूसरे एक दूसरे से माफी भी मांगते हैं। और जब माफी मांगना था तो समझ नहीं पाए क्यों हुआ। अरे एक बार लड़े, 2 बार लड़े, कितनी बार लड़ते हो दूसरे कहने पे? एक बार समझिए वो मानवता क्या होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब वो क्या है? सोसाइटी इंटरेस्ट। अब हमारा क्या आ गया? ट्रेडर्स इंटरेस्ट। ट्रेडर्स इंटरेस्ट, व्यापारी क्या चाहेगा? जो सामान मैं बेच रहा हूं वो कोई और किसी के पास ना हो, ठीक है। और जब नहीं होगा तो अधिक से अधिक हमें मूल्य मिलेगा। मूल्य तो तभी मिलेगा जब आसानी से, और मार्केट में उसकी कमी हो। यदि मार्केट में जिस वस्तु की अधिकता हो जाती है उसका मूल्य, गोभी का हाल देख ले, अधिकता की वजह से तो। और यही अक्टूबर में जब हम खोज रहे थे, सितंबर में तो एक आध दुकान वाला रखा था, ठीक है, क्योंकि पूरी मार्केट खो जाओ तो एक दो जगह, इस समय तो कहीं खड़े हो जाओ, पूरा ढेर लगाया इसे, उसमें देख लो, ठीक है, जो लेना हो ले लो। तो कहने का मतलब व्यापारी ये चाहता है कि हमें अधिक मूल्य मिले, इसकी उपलब्धता कम से कम बाजार में हो, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे पास आएं, और जैसे ही ज़्यादा लोग आएंगे हम समझ जाएंगे इसका मतलब सब जगह होता तो हमारे ही पास क्यों आते। अब नहीं है, दूसरा यार है ही नहीं, उसके बाद 1 घंटे बाद आओ भैया अभी मंगाए हैं लेकिन रेट इसका
है ही है। अब क्या करोगे, जरूरत तो है ही है। वो भी समझते हैं कब किसकी क्या जरूरत, क्योंकि वो सोसाइटी को, ये जो हमारी सोसाइटी है ना, व्यापारी समझ जाते हैं कब किस समय किसकी आवश्यकता पड़ती है, उसके गुड्स मंगा के भी रखेंगे, ठीक है, और उसके रेट भी, ठीक है, कभी कभी अपने अनुसार मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो सोसाइटी को चूंकि समझ पाते हैं, इसलिए यहाँ पर मार्केटिंग करना इनके लिए आसान होता है। और भारत में सबसे ज़्यादा लाभ इन सभी में से कौन कमा रहा? ट्रेडर्स ही। जबकि ना ही ये प्रोड्यूसर है और ना ही ये, बताइए, जबकि इसमें अधिक मूल्य किसको मिलना चाहिए? प्रोड्यूसर को मिलना चाहिए, ठीक है, और सबसे कम मूल्य में सामान किसको मिलना चाहिए? कंज्यूमर को मिलना चाहिए। ये दोनों को लाभ नहीं हो पा रहा भारत में। लाभ किसको हो रहा? ट्रेडर्स को, व्यापारी को, ठीक है। इसलिए इस पर भारत को बहुत काम करना पड़ेगा कि इनमें जो व्यापारी इतना पैसा बिना कुछ किए ले रहे हैं, इनको कम कैसे किया जाए। इसी को कम करने का एक कॉन्सेप्ट आया था, ऑनलाइन मार्केटिंग। अब आप घर बैठे अपने मोबाइल से जैकेट चाहिए, ब्लैंकेट चाहिए, ब्लेजर चाहिए, आपने कर दिया, दूसरे दिन वो आया, वो खटखटाया दरवाजा, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी, सीओडी आपका हो गया, ठीक है। और अगर साहब आपको पसंद नहीं है तो कैंसिल करिएगा, फिर हम आपके पास आएंगे और इसको वापस ले जाएंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात हो रही है, लेकिन अब क्या क्या हो रहा है आपके साथ उसमें भी देखते होंगे अब कुछ लोग, ठीक है। तो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि पहले तो कहते ना, पहले आदत तो खराब हो, ठीक है, उसके बाद फिर हो, ठीक है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन शुरू हो गया है, ठीक है, क्योंकि जो चीजें आप उस पर देखते हैं कलरफुल, इतना बढ़िया चमकता दमकता, और जब पता चले वो आया तो वो चीजें तो फीलिंग दिखाई नहीं दे रही, वो है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे भी चीजें आपको दिखाई देती है। अब लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटी, मतलब जो कृषि खाद्य वस्तुएं हैं या जो कृषि वस्तुएं हैं उनके लक्षण क्या है। ध्यान रखिएगा, कमोडिटीज वे होते हैं जो खाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, गुड्स वो होते हैं जो ईडेबल और नॉन ईडेबल दोनों होते हैं। लेकिन अगर कमोडिटीज होगा तो वो क्या होगा? ईडेबल होगा। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। कमोडिटीज कैसा होगा? ईडेबल, और गुड्स ईडेबल और नॉन ईडेबल दोनों हो सकते हैं। तो कभी कभी सवाल इसी के आधार पर गलत और सही के आधार बनते हैं, तो इसलिए इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे भैया। तो जल्दी से आप लिख लीजिए, तो इसके बारे में भी हम आपको एक एक चीज समझा दे रहे हैं भैया। लिखिए जल्दी से जरा। इसको जानना बहुत जरूरी है। इसके आधार पर अभी देखिएगा आप बहुत सारी चीजें समझ जाएंगे, ठीक है। पहला लिखा है सीजनलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन या प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्ट होता है, इसको आप प्रोडक्ट करिए। सीजनलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। दूसरा लिखा है पेरिसिबिलिटी ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। तीसरा है बल्कीनेस ऑफ द प्रोडक्ट। चौथा है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। पांचवा है इर्रेगुलर सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। छठा है स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग एंड स्कैटर्ड प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये 6 है, और ये 6 के आधार पर अभी हम आपको जो है समझाने का प्रयास करेंगे कि आप पूरी बात समझ पाए, ठीक है। तो आप पहले लिख लीजिए, तो हम एक एक को समझाएं आपको। तेजी से लिखो, हाँ। क्लास में समान रूप से बने रहिएगा, ठीक है। देखिएगा शिक्षा का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और कोई भी व्यक्ति एक दिन में विद्वान नहीं होता है, लेकिन निरंतर प्रयास करने वाला एक दिन जरूर सीख जाता है। इसलिए निरंतर क्लास में बने रहिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगी। इसके लिए संस्था जिम्मेदार है, बस आपको बने रहना है। जो काम आपको दिया जा रहा है आप उसको करते रहिएगा सभी लोग, ठीक है। और जो चीज़ ना समझ में आए टीचर से तुरंत पूछिए, उसमें कोई डाउट नहीं। टीचर का दायित्व है कि वो आपको बताएंगे, ठीक है। इसलिए इस बात को ना सोचिएगा कि टीचर क्या कहेंगे। दूसरा, ये ना सोचो कि कोई पूछ नहीं रहा, हम पूछ लेंगे तो हमारा अपमान हो जाएगा। अरे अपमान क्या होता है, जो होना था अब तो हो चुका है। यहाँ बैठे हो तो क्या लगता बुद्धिमान होगा? अगर आपको आता तो यहाँ आते हैं,
तो ये तो ऐसे ही सिद्ध है कि किसी को नहीं आता तो इसीलिए तो आए हैं। तो लेकिन अब ना ऐसा हो कि अब हमें नहीं आ रहा, अब आप जो भी नहीं आ रहा उसको पूछिए 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक ना समझ में आए तब से टीचर से संवाद उसके बारे में करते रहिएगा, ताकि वो आपको, और एक बार जब समझ में आ जाएगी ना तो आपकी मुश्किलें अपने यहाँ सब आसान होने लगेगी। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा समझना है, बस एक बार ध्यान से सुन लो, पढ़ लो, देख लो, याद हो जाएगा। चलिए अब आप देखिए, लिखा सीजनलिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। देखिए भाई, कहने का मतलब जो कृषि वस्तुएं होती हैं वो कैसे होती है, सीजन के आधार पर होती हैं या ऋतुओं को आधार पर होती हैं। इसका मतलब क्या ऐसा भी है? हाँ ऐसा है। जबकि देखिए जितने भी खाद्यान्न वस्तु होते हैं उसकी आवश्यकता हमें राउंड द ईयर पड़ती रहती है, जबकि सच ये भी है हर फसलें हर मौसम में उत्पन्न नहीं हो सकती हैं, ये प्राकृतिक कारण है, जलवायु भी ये कारण है। तो अब ऐसा क्या करें कि वो साल भर हमें मिलता रहे, तो उसके लिए तो बहुत सारे प्रोसेस होगा। तो सबसे बड़ी समस्या एक है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक है, राउंड द ईयर उपलब्ध नहीं हो सकते। ठीक है, अब इस समय देखो गोभी खूब मिल रहा है, पता चले अभी फरवरी मार्च में पते नहीं, कहीं दिखाई देखा शोरूम में बड़े बड़े, ठीक है, बिग बाजार में जाना पड़ेगा, वो मिले कि ना मिले। ठीक है, तो सबसे बड़ी एक समस्या भी है कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं क्या होते हैं, सीजनलिटी। लेकिन भारत के साथ एक अच्छाई भी है, ठीक है, कि अगर कहीं ठंडी है तो कहीं गर्मी भी है। कश्मीर में चले जाओ तो वहाँ तो ठंडी है, ठंडी, लद्दाख में चले जाओ तो बहुत ठंडी है। तो इसका मतलब जो बहुत ठंडी में ग्रो हो सकती है वो उधर हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो बहुत गर्मी में हो सकती है वो भारत के किसी और भाग में होगी। तो थोड़ा सा ये भारत में है कि भारत में थोड़े से मौसम का भी वो देखने को मिलता है, कहीं पर हमेशा सामान बना रहता है, कहीं पर अधिक बना रहता है और कहीं पर लो बना रहता है। तो इस तरह के होने से थोड़ी, लेकिन जो नेचुरलिटी है वो ये है कि हर फसल के लिए एक विशेष प्रकार की ही क्लाइमेट आवश्यक है। क्लाइमेट से तात्पर्य होगा वहाँ उसमें ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, दो चीज़ों का बहुत मायने होता है, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। इस समय देखिए वातावरण में ह्यूमिडिटी भी है और टेम्परेचर लो है। अब ऐसे में हमारी जो रबी सीजन की क्रॉप्स हैं इनकी जो है वेजिटेटिव ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है, ध्यान रखिएगा। हाई ह्यूमिडिटी लो टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी लो टेम्परेचर में रबी सीजन के क्रॉप्स की वेजिटेटिव ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और जब आपने अक्टूबर में गेहूं लगाया तो टेम्परेचर हाई, ह्यूमिडिटी कम, ठीक है, तो उस समय जर्मिनेशन हो रहा था, ठीक है। लेकिन जब रबी सीजन की क्रॉप्स पकती हैं उस समय हाई ह्यूमिडिटी, लो ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर होता है। ह्यूमिडिटी कम होगा और टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो ह्यूमिडिटी कम और टेम्परेचर ज्यादा किस सीजन के फसल के मैच्योरिटी के लिए आवश्यक है, तो रबी खरीफ जायद किसके लिए। तो ऐसे सोचा करो अपने दिमाग में, अगर इतने सोचते रहोगे तो बहुत सारे के बारे में आप जान जाएंगे, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर के फसलें हैं या वस्तुएं हैं वो किसी विशेष सीजन में ही, तो यह एक ड्रॉबैक भी है, यह एक ड्रॉबैक भी है। दूसरा लिखा है पेरिसेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं वो पेरिसेबल होते हैं, मतलब नाशवान होते हैं, मतलब एक निश्चित समय के बाद आप इन्हें बचाकर नहीं रख सकते। अब गोभी जो बिक रहा रख लो, वो मजबूर है, आज नहीं तो कल तक बिक जाना चाहिए, नहीं तो उसका कोई वैल्यू जीरो हो जाएगा, मतलब आपको 100% नुकसान होगा। इसलिए ज्यादा नुकसान ना हो पहले ही बेच लीजिए, ये बहुत बड़ी दिक्कत। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि हम उसको जो है स्टेबल नहीं कर पा रहे या उसको प्रिजर्व करने के लिए हमारे पास संसाधन है ही नहीं। अब कौन किसान है जो प्रिजर्व कर पाएगा, एक दिन के खाने तो उसे पता नहीं हो प्रिजर्वेशन कर पाएगा, मतलब वह एक तकनीकी भरा काम है, वह उपकरण की मदद से होने वाला है जिसमें हैवी इन्वेस्ट होता है, और यह सब हमारे भारतीय किसानों के बस की बात है ही नहीं, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं वो नाशवान होते हैं और कुछ तो हाईली पेरिसेबल होते हैं। पालक है, सोया है, मेथी है, टमाटर है, ये सब क्या है, हाईली पेरिसेबल है। आज अगर आई फील्ड से तो आज ही इसका मार्केटिंग हो जाना है। देखो शाम को जब आप जाते हैं सब्जी खरीदने, दिन में कुछ और रहता है रेट और शाम को,
तो जो आपको मेस वाले खिलाते हैं वो दिन में थोड़ी जाते हैं, वो शाम को जाते हैं। तो बेचने वाले भी को लगाए रहते ढेर, ये कितने का, ये इतने का, ये कितने का, इतने का। आलू अलग जब आप लोग दिन भर खरीद लेते हैं तो बचा रहता, शाम को कोई नहीं खरीदता। तो आपके मेस वाले जाते हैं, सीधे बोरा में भरवाते हैं और लेके चले आते हैं। ठीक है, उसी तरह के टमाटर भी है, आपने देख देख करके निकाल के रख लिया, जो आपने निकाल दिया वो कौन ले जाएगा? उसकी भी तो ज़रूरत है, मेस वाले ले जाते हैं, जो आपको डाइट खिलाते हैं। ठीक है, सुबह शाम वाली जो आपको लगाते हैं वो ले आते हैं। मतलब वेजिटेबल्स चूंकि किसान करेगा क्या, उसके क्या कर सकता, वो रख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो नुकसान ही होना है। तो इसलिए औने पौने कुछ भी मिल जाए, नहीं कुछ तो जो उसका वैल्यू था वो इतना मिल जाए, क्योंकि मुनाफा तो कमा चुका है दिन भर चिल्ला चिल्ला के, वो अपना निकाल लिया है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो कुछ तो हाईली पेरिसेबल, तो जो हाईली पेरिसेबल में फ्लावर आता है, फ्लावर हाईली पेरिसेबल होता है। ठीक है, आपके जितने लीफी वेजिटेबल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हाईली पेरिसेबल होते हैं। टमाटर, जो हमारा प्याज है, आलू है, वो पेरिसेबल वो भी है, क्योंकि उसको भी ऐसा नहीं साल भर बचा पाओगे, सामान्यतः नहीं। और अगर कर भी पा रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ इक्विपमेंट, उपकरण। भाई कोल्ड स्टोरेज में ले जाइए, कौन किसान के पास कोल्ड स्टोरेज है? किसी के पास नहीं है, वो भी बड़े बड़े व्यापारी के पास। ठीक है, तो इसका मतलब किसान के बस की बात वो भी नहीं है। ठीक है, तो यह एक और समस्या है। दूसरा लिखा है बल्किनेस ऑफ द प्रोडक्ट, जो कृषि उत्पाद होते बहुत बड़े साइज में होते हैं। ठीक है, अब एक ट्राली आलू ले आओ बाजार में बेचने, कितने हजार पा जाओगे? इस समय बेच लो 10,000 मिलेगा? मिलेगा? वो नहीं मिलेगा। ठीक है, और एक ट्राली अगर सेब ले आते मिल जाएगा और मिलेगा। और इतना कहीं कोई ज्वेलर्स होता, सोना चांदी, तो फिर सोच ले, और जिसको मिल जाए एक बार, वो देखो क्या क्या करने लगेगा। उसको तो लगेगा धरती पर हमारे से बड़ा है कौन, अंदर से उसको ऐसे समझ में आएगा। कहने का अर्थ है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं वो वैल्यू भी कम होती है, आयतन ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए ये हमारे लिए एक समस्या भी है। भाई कहीं उसको रखना है, अब किसान के साथ क्या दिक्कत है, अब कहाँ ले जाए? मान लीजिए 1 हेक्टेयर में आलू उत्पन्न भी हो गया, तो अब उसको कहाँ प्रिजर्व करें? उसके लिए एक बहुत बड़ा सेट की जरूरत होगी, और पता चले अपने बच्चों को रहने के लिए घर नहीं है, अब आलू रखने के लिए कहाँ बनाए? क्योंकि उसमें भी है भी इन्वेस्ट। इसका मतलब वो भी वो उसके बस की बात, उत्पादक के लिए वह भी एक समस्या है। ठीक है, बड़े बड़े व्यापारी करते होंगे, लेकिन प्रोड्यूसर जो है उसके लिए वो समस्या है। तो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो सामान्यतः आयतन में ज्यादा होने के कारण इनका प्रिजर्वेशन करना भी समय नहीं हो पाता। ठीक है, आगे लिखा है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब किसान के घर में जो है उसकी गुणवत्ता भी प्रभावित हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटी ज़्यादा नहीं, उसके जो है खोदने निकालने के भी वो आधुनिक उपकरण नहीं है। ठीक है, उसके पास रखने के लिए बस की भी अधिक अच्छी नहीं है, इसलिए उसकी क्वालिटी भी क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है। अब हमारे गांव में आलू की खुदाई पता चले फावड़े कुदाल से कर रहे, अब मारे 4 ठो निकला, 2 ठो तो कट गया। अब अगर पोटैटो डिगर है तो देख लीजिए आसानी से, ठीक है, क्या वो कटेगा? नहीं कटेगा, उससे हमारी जो है लॉसेस कम होगी, तो उसके तो अच्छा हुआ। ठीक है, तो ये समस्याएं किस में आ रही है? उपकरण की वजह से। और किसान उपकरण अगर खरीदने में सब सक्षम होता तो फिर काहे के किसान कहलाता, वो हुई एक समस्या। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनकी गुणवत्ता कम होती है। ठीक है, हम उसकी गुणवत्ता बनाए नहीं रख पाते हैं, इसलिए उसके मूल्य भी कम होते हैं। आगे लिखा है इर्रेगुलर सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। बिल्कुल भैया, जब सीजनलिटी है तो इर्रेगुलर तो होबे करेगा। ठीक है, जिस समय हमें गोभी चाहिए मिलता नहीं, जब हमें टमाटर चाहिए मिलता नहीं। ठीक है, यही आलू प्याज है जो राउंड द ईयर मिलता है। ये तो शुक्र कहो आलू आपके देश में पैदा होता है ज़्यादा, नहीं तो सब्जी के नाम पर पता नहीं क्या क्या होता है। क्योंकि आलू होने की वजह से सब्जी नामक जो एक कथन है हमारे देश में वो पूरा माना जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद लिखा है स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग एंड स्कैटर्ड प्रोडक्शन। मतलब हमारे देश के किसानों की जो भूमि धारण क्षमता है वो बहुत कम है, और एक तो कम है और दूसरा बिखरा हुआ है। ठीक है, वो क्यों होता है?
या एक किसान है या उसकी फील्ड है, उसके कितने पुत्र, चलो 2 ही मान लेते हैं। अगर 2 हुआ तो मान लो अभी या तो इधर से बांट ले और या तो इधर से बांट ले। और अगर इनमें से एक इधर रहा और एक दूसरे टोला में रहा, ठीक है, मान लीजिए एक गांव के इस साइड में रहा दक्षिण में और एक नॉर्थ में उत्तर में रहा, तो दोनों भाई ये नहीं सोचेंगे कि एक यहाँ का तुम ले लो यहाँ के ले लेंगे, दोनों जगह कहेंगे मैं यहाँ भी लूंगा और मैं यहाँ भी लूंगा। जिद है, एक ही माँ के पेट से जन्म लिए, देखो एक दूसरे का विरोधी कैसे होते हैं। लोग कहते नेता बहुत विरोधी, नेता नहीं होते, जरा अपने घर में देखो। अब एक को कहा जा रहा, लोग कह रहे समझा रहे भाई एक जगह आप ले लो और एक जगह ये ले लो, तो जो बुद्धिमान पता चले ये हाईवे किनारे है, तो अब यहाँ तो अब दोनों मानवता है कि दोनों को चाहिए। लेकिन अगर दोनों कल्टीवेटेड लैंड है तो ऐसा कर लेना चाहिए। लेकिन कुछ भी हो, जिद यही है दोनों जगह बटेगा, ठीक है। अब दोनों जगह बांट लिए, यहाँ भी बट गया और यहाँ भी बट गया। अब क्या इन लोगों को बच्चे नहीं होंगे और भारत में बच्चे ना हो, ठीक है। इसी में तो महारत हासिल मिला भारत को। 2023 में वैसे भी पूरी दुनिया को सुपरसीड करने जा रहा, ठीक है। हमारा देश पूरी दुनिया को जनसंख्या के मामले सुपरसीड करने वाला है 2023 में, ठीक है। हाँ जी, न चाइना भी पीछे हो रहा, ठीक है। तो हाँ अभी आएगा, रिपोर्ट आएगा, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो आप देख लीजिए, मान लीजिए इन्हों लोग के 2 ही 2 हुए, तो यहू लोग कहेंगे यहू बटेगा और यहू बटेगा, क्योंकि जब बाप नहीं सहमत रहे तो पुत्र कहाँ सहमत होंगे। ये तो और आगे निकलेंगे क्योंकि जनरेशन और एडवांस है, तो यहू बांटेंगे। अब हुआ क्या, अब यहाँ पर 4 टुकड़े हो गए और यहाँ पर भी 4 टुकड़े, और अगर चाहे होते तो 2 ही टुकड़े होते, ठीक है। तो अब ना तो ये भी आधुनिक उपयोग कर पाएंगे उपकरण का, ना ही ये आधुनिक उपयोग। और जब आपका ये प्लाट छोटा छोटा हो गया तो इसमें कौन सा अच्छा आधुनिक उपकरण चलेगा, नहीं चल पाएगा। अगर एक ही प्लाट होता तो इसमें आधुनिक होता, ठीक है, और अच्छे कार्य कर पाते। तो प्लाटों की संख्या छोटी छोटी हो गई और इसके अंदर एरिया घट गया। जब एरिया घट गया तो कोई आधुनिक उपकरण इसमें काम नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए अब क्या हुआ, साइज जो है छोटी हो गई और क्या हो गई, बिखरा हुआ हो गया। अब तो देख ही रहो, अपने घरों में देख लो, अब अपने घरों में समझाइएगा कि ऐसा करना आवश्यक नहीं है, ठीक है। इस बात का संदेश लेके जाइएगा सब लोग, इस बात को पहले अपने घरों में, क्योंकि देखिए हमारे जो ग्रैंडफादर होते थे वो 3 भाई 4 भाई एक साथ रहते थे। आज हमारी जनरेशन जो है किसी तरीका पढ़ रही है, बुद्धिमान हो रही है। जैसे पढ़ लिख के बुद्धिमान हो गया, नौकरी मिल गया, काम पूरा हुआ, उसके बाद जो जहाँ है अपना शिफ्टिंग शुरू। मम्मी पापा गांव में पढ़े हो, अगर पैसा भी मांग लिया, कहे वो वाले भैया नहीं फोन दिए क्या, उनसे मांग लो, हमारे पास तो है ही नहीं, ठीक है। ये भारतीय संस्कृति का नाश हो रहा। कहते ना भारत में ये जो शिक्षा दी जा रही ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, और जो इसमें ये शिक्षा नहीं, इस देश की बर्बादी का एक बहुत बड़ा वो चल रहा। अब कहाँ शिक्षा दी जा रही है, ठीक है। अक्षर का ज्ञान हो रहा, संस्कारों का तो पतन हो रहा, ठीक है। और जिस देश की संस्कृति का पतन होता उस देश में कोई विकास नहीं होता है। तो ये ना सोचिएगा कि भारत का विकास हो रहा, क्योंकि भारत की संस्कृतियों का पतन हो रहा, इसलिए भारत की उन्नति नहीं अवनति हो रही है, ठीक है। लेकिन अभी लोगों को नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। क्यों, अब आप देख लीजिए छोटे छोटे बातों को लेकर एक दूसरे के सामने खड़े हैं, सर उठा के, मतलब लड़ने के लिए तैयार है। हमारे पूर्वज, उनके पास एक भाई अगर दूसरे को डांट दे तो बोलने की हिम्मत, आज बोल के देख ले, ठीक है। 2 आवाज आती है, एक घर के अंदर से भी आती है। अगर वो बेचारा थोड़ा शांत भी रहता है तो अंदर से जो ऊर्जा मिलती है ना, वो शाम तक उसको पूरा, जो नहीं चाह रहा था करना उसको करने के लिए अब वो करके गुजरेगा शाम तक। और इससे हमारे देश में क्या हो रहा, वैमनस्यता जन्म ले रही है। इसलिए सभी लोगों को समझना होगा, क्या इससे हमारा देश, हमारा समाज या हमारी आने वाली जनरेशन पर इसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा या खराब पड़ेगा, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। परिणाम हमारे सामने है, हम उसको देख सकते हैं, इसलिए समय रखते हुए हम इस पे संभालना आवश्यक है, ठीक है। आप सभी लोग इसी सोसाइटी में, इसी देश में रहते हैं। अगर हम अपने पूर्व के इतिहास को देख लें, अपने ही घर का मात्र, तो शायद हमें बहुत अच्छा अंतर समझ में आ जाएगा कि हम जहां हैं
वहाँ पर क्या संस्कृतियों का है, और जिसके पहले हमारी जो तीसरी जनरेशन थी, हमारे फोर फादर या ग्रैंड फादर की, वहाँ पर क्या थी, तो शायद बहुत अंतर होगा। उन लोगों के पास संसाधन कम थे, उन लोगों के पास खाने के कम थे, उनके पास कपड़े कम थे, लेकिन संस्कृतियों का सबसे बड़े धनी थे वो लोग। आज हमारे पास पैसा भी है, हमारे पास संसाधन भी है, हमारे पास कपड़े भी है, लेकिन हमारी संस्कृतियों के साथ क्या हुआ है आप देख सकते हैं। ठीक है, आप ही से फोन आता होगा, पढ़े है बच्चा, हाँ इसको अभी तो वहीं से आ रहे हैं, अब पता चले पता नहीं कहाँ, बिग बाजार से आ रहे हैं, चिड़ियाघर से आ रहे हैं, भगवान ने जाने। कितना झूठ बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। और उस समय अगर उन लोगों ने कह दिया अगले बैसाख में, ठीक है, पहले सप्ताह में वहीं मिलेंगे बाग में, वो जान रहे कौन सी बाग है, और दोनों व्यक्ति वहां मिलते हैं और बैठ के अपनी बात करते हैं। आज अभी फोन कर ले, कहाँ हो, लखनऊ में, शाम को फिर देख ले, बस जस्ट आया ही हूं, अभी पहुंच ही रहा हूं। ठीक है, फिर रात में फोन करो, फिर यहां से चले गए। ठीक है, और ज्यादा समय शायद फोन है बंद। लेकिन उस समय वो जो एक बार एक दूसरे को कमिटमेंट हो जाता था, वो कमिटमेंट नहीं, एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा होती थी। आज तो कितनी प्रतिज्ञा करते हो, नए साल में 31 दिसंबर की रात में किए होंगे, आज पता नहीं होगा हमने क्या किया था 4 दिन पहले, भूल गए होंगे। ठीक है, मतलब आज के जनरेशन रोज सुबह उठता है कि आज से अब आज ये काम करूंगा, शाम होते ही भूल जाता जैसे दोस्त आए, चलो आते हैं। मतलब ये क्या है, ये आपकी संस्कृति नहीं थी। आज जो पनप रही है, ये आपके अवनति का या आपके विनाश का एक वृक्ष तैयार हो रहा है, जो एक दिन आपको समूल नाश कर देगा। इसलिए इस पर गंभीरता से इस देश को विचार करना होगा। ठीक है, चलिए अब आप लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, बाजार का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, बाजार का वर्गीकरण। तो जल्दी जल्दी लिखिए, इसमें सिर्फ समझाना है, थोड़ा थोड़ा हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कमोडिटीज, मतलब उपभोक्ता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। ठीक है, उपभोक्ता के, ठीक है, नंबर मतलब संख्या, उपभोक्ता के संख्या के आधार पर, उपभोक्ताओं के संख्या के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। ठीक है, तो इसमें देखिए लिखा, इसका मतलब और भी प्रकार के होंगे, 2 प्रकार का है। एक जनरल मार्केट, इसमें पहला क्या है, देखिए पहला तो कंज्यूमर के आधार पर लगाया गया, नंबर ऑफ कंज्यूमर के, कमोडिटीज या कंज्यूमर के। ठीक है, तो ये 2 प्रकार का होता है। एक है जनरल मार्केट, इसमें क्या है, पहला जनरल मतलब साधारण बाजार, जनरल मार्केट मतलब साधारण बाजार। ठीक है, तो जनरल मार्केट में क्या है, लिखे, इनमें लिखा है, इन्होंने लिखा दे इन दैट टाइप मार्केट, इन दैट टाइप मार्केट ऑल टाइप गुड्स सोल्ड आउट, मतलब इस प्रकार के बाजार में सभी प्रकार की वस्तुएं बेची जाती हैं। इस प्रकार के बाजार में सभी प्रकार की वस्तुएं बेची जाती हैं। ठीक है, उदाहरण में लिखा है फूड ग्रेन, फूड ग्रेन का मतलब क्या है, अब आपका अनाज है, वेजिटेबल्स है, सब्जियां है, टेक्सटाइल है, कपड़े उपड़े, और क्या इलेक्ट्रॉनिक्स है, कूलर पंखा फ्रिज एसी। ठीक है, और क्या लिखना चाहे तो कॉस्मेटिक्स भी लिख दे। ठीक है, और भी लिखना है और भी लिखेंगे, मछली उछली भी लिख दो, फिश भी लिख दो। हाँ, इसको लिखते हुए हंस रहे, और शाम को अभी कोई बुला ले, एक दिन पहले बता दे तो सुबह कहेंगे शाम को तो खाना ही है, डाइट ऑफ, दोपहर वाली बता देंगे मेस वाले को। ठीक है, तो उसमें सारी चीज आ जाएगी। मतलब ऐसा बाजार जहां पर हर प्रकार की वस्तुएं बेची जाती हैं या खरीदी जा सकती है, उस बाजार को क्या कहते हैं, साधारण बाजार। अब जैसे छपेड़ा का मार्केट, जहां आप हो चले जाओ, आपको टेबलेट खरीदना है सर्दी जुकाम का, वह मिल जाएगा, जूता चप्पल खरीदना है वह मिल जाएगा, कोई स्विच खरीदना है वह मिल जाएगा।
ठीक है, वेजिटेबल खरीदना है तो मतलब इधर का जो ये 100-200 वर्ग मीटर का है उतने एरिया में आपके सारी आवश्यकता की चीजें मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे बाजार को क्या कहते हैं? साधारण बाजार कहते हैं। हाँ जी, सोल्ड आउट मतलब बेचना। सोल्ड आउट का मतलब इसका मतलब होता बेचना। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा है स्पेशलाइज्ड मार्केट। इन दैट टाइप मार्केट हैव ओनली वन गुड्स। अच्छा, इस प्रकार के बाजार में सिर्फ एक वस्तुएं खरीदी बेची जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार के बाजार में एक प्रकार की वस्तुएं खरीदी या बेची जाती है। ठीक है, इन दैट टाइप मार्केट हैव ओनली वन गुड्स। अब देखो लिखा है क्या? फिश मार्केट। अब मछली मार्केट में मिल जाओ तो सिर्फ मछलियां मिलेंगी, अलग बात है, उनकी वैरायटीज बहुत है। ठीक है, साइकिल मार्केट में चले जाओ तो साइकिलें मिलेगी। अब पता नहीं हरकुलिस है, एटलस है, पता नहीं कौन कौन सा आता है, जितने भी आते हैं वैरायटी, हीरो भी मिलेगा। ठीक है, वुलन मार्केट इस समय तो है भैया, जाइएगा गुरुदेव पे महासेल लगा है वुलन मार्केट का, देख लीजिएगा, सस्ता हो सकता मिल रहा हो। ठीक है, लेकिन जानते सस्ता वो है, सस्ते वाले चीज भारत में बिकते भी हैं, क्योंकि भारतीय मूर्ख को बता दिया जाए कि ये था। अब देखो कोचिंग वाले भी क्या करते, पहले लिखते कितना 6000, उसके बाद ये ऐसे मार देंगे, अब कितना है ये 2199 रुपया ऐसे कुछ लिख देंगे, तो आपको लगता है तो 6000 में था, अब हमें मिल रहा कितने? तुरंत खरीद लो, अभी खरीद लो, बैच कब चलेगा बाद में बताया जाएगा, अभी खरीद लीजिए। अब उन लोग भी मार्केटिंग सीख लिए हैं, तो इधर वाला आप देख के इधर वाला देखते हैं। ठीक है, तो आपको लगता है ये इसका मूल्य तो इतना था, लेकिन ये अब घट के इतना हो गया है। तो इसी तरह से आप देखिए जितने भी मार्केट में वस्तु लाए जा रहे हैं उनका जो है वस्तु का मूल्य कुछ और रहेगा, वो बता दिया जाएगा इस समय के लिए ऑफर है, ये नहीं है, इस समय अगर आप खरीदेंगे तो आपको ये वस्तु इतने में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो भारत में चलता है, अमेरिका में नहीं चलता दुनिया में, क्योंकि वहां बुद्धिमान लोग जानते हैं कब हमें क्या करना है, ऐसे नहीं वो आते हैं। ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान में ये सब चीजें चलती है। अभी नई चीज आई है, खूब चल रही है, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, कुछ तो हो भारत में नया, तो ये एक नई चीज आई है, अब चलेगी अभी। तो फिश मार्केट, ठीक है, वुलन मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, कॉटन मार्केट, जूट मार्केट, ध्यान रखिएगा ये जितना मैं लिखा हूं ये सब स्पेशलाइज्ड ही है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ है। ठीक है, यहां पर एक चीज और लिख सकते हैं, टी मार्केट भी लिख सकते हैं, क्योंकि टी स्टेट कहा जाता है उसे। ठीक है, टी स्टेट। उसके बाद आप लिखिए, पहला था, देखिए पहला जो था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कमोडिटीज, अब दूसरा देखिए लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, क्षेत्र के आधार पर बाजारों का वर्गीकरण, क्षेत्र के आधार पर बाजारों का वर्गीकरण। तो देखते हैं क्षेत्र के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। पहला तो लिखा है लोकल मार्केट, लोकल मतलब स्थानीय बाजार, लोकल मार्केट को क्या कहते हैं? स्थानीय बाजार। ठीक है, तो स्थानीय बाजार को कहते हैं इट आल्सो कॉल्ड विलेज मार्केट, इसको गांव का बाजार भी कहते हैं या ग्रामीण बाजार भी कहते हैं। आप जहां पर भी होंगे आपने देखा होगा उस गांव के 2-4-10 गांव के इधर उधर आप उसके मतलब आज मंगलवार को कहीं का बाजार है तो पता चलेगा बृहस्पतिवार को कहीं और का बाजार है, शनिवार को कहीं और का है, सोमवार को कहीं और का है, वो आपको पता रहता है। ठीक है, क्योंकि आपको अभी अभी हमारे गांव में ये वाला चीज पाई जाती है। ठीक है, और आप यदि आप पश्चिम बंगाल में जाएं, बिहार में जाएं, तो वहां पर और वर्चस्व भी इसका है, ग्रामीण बाजारों का खूब लगता है। अभी भी ऐसा नहीं है यूपी इससे अछूता है, अभी भी यूपी में भी हर जगह ये विद्यमान है, लेकिन अब हमारे देश में थोड़ा सा शहरीकरण का प्रभाव बहुत तेजी से चल रहा। जहां जहां भी गांव है, गांव के मोड़ के बाहर सब लोग आ रहे हैं भाग के। ठीक है, मेन लिंक रोड पर, और वहां अपना घर बनवा रहे हैं, घर बनवा के वहीं पर दुकान खोल दिए। ठीक है, और 2-4 दुकानें खुल गई तो फिर उसको बाजार का नाम दे देते हैं लोग। ठीक है, तो लोकल मार्केट आल्सो कॉल्ड एज विलेज मार्केट। इन दिस मार्केट ऑल टाइप ऑफ गुड्स सोल्ड आउट, एग्जाम्पल वेजिटेबल, क्लॉथ, स्पाइसेस, फिश। मतलब ये ग्रामीण बाजार होती है। देखिए ग्रामीण बाजार में बहुत आधुनिक चीजें नहीं, परंपरागत चीजें ही बिकती। और ध्यान रखिएगा ग्रामीण बाजार के अधिकांश वस्तुएं ग्रामीण ही होती हैं। ठीक है,
ग्रामीण बाजार में अधिकांश वस्तुएं ग्रामीण, भाई उधर जो सब्जी की, जो आलू खेती कर रहा आलू ला के बेच रहा, जो टमाटर की खेती कर रहा टमाटर की खेती, जो मसाला वसाला बेचता हो मसाला बेच रहा, ठीक है, जो मछली वछली का पालन कर रहा हो अपना मछली बेच रहा, ठीक है। तो वहां पर जितनी भी चीजें होती सामान्यतः सब ग्रामीण ची वस्तुएं ही वहां पर खरीदी या बेची जाती है, ठीक है। लिख लिए, उदाहरण लिखिएगा, ये पूछा जाता है। उसके बाद है रीजनल मार्केट, इसको कहते हैं क्षेत्रीय बाजार, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? क्षेत्रीय बाजार। इट कवर द लार्ज एरिया देन लोकल मार्केट विच में कैरीड आउट होता है। कैरियर, कुरियर लिखा है, ये कुरियर कहाँ आ जाएगा? कैरीड आउट, कैरीड आउट 2 to 4 डिस्ट्रिक्ट, या विच में कवर कर दीजिए, अगर इसको भी ना करना है तो आप कवर कर दीजिए, ज्यादा आसान हो जाएगा। COVERED, कवर्ड 2 to 4 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। मतलब ये जो हमारा ग्रामीण बाजार होता है उससे बड़ा होता है, और ये 2-4 जनपदों को क्या करता है? कवर करता है, ठीक है, या ग्रहण करता है, ठीक है, या अधिकृत करता है। अब इसमें देख लीजिए, जैसे पशु बाजार, तो पशु बाजार किस में आएगा? रीजनल मार्केट में आएगा। अब समझ रहे हैं ना पशु बाजार, ठीक है। कपड़ा मार्केट, क्लॉथ मार्केट। अब देखो बिहार में एक है, कौन सा मेला? सोनपुर का। सबसे ज्यादा किस पशु का वहां पर सबसे बड़ा मेला लगता है? भैंस का। अच्छा, भैंस बेचते सोनपुर में। ऊंट का, ऊंट, और वहां पर देश भर के लोग आते हैं सोनपुर में। सोनपुर कहाँ है? बिहार में, ठीक है। तो वहां पर दुनिया के लोग आते हैं, तमाम देशों के लोग आते हैं वहां पर ऊंट खरीदने बेचने के लिए, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे वो खत्म हो रही है, ठीक है। क्लॉथ मार्केट, कपड़ा मार्केट, ठीक है। आप अपने यहाँ सुने होंगे कोई 2-4 डिस्ट्रिक्टों में एक ऐसा जगह होगा जहां पर बहुत व्यापारी एक दिन के लिए आते हैं, सप्ताह में 1-2 दिन का बाजार लगता है, बहुत बड़ा। वहां पर 2-4 डिस्ट्रिक्टों के लोग आते हैं, जहां का मैं हूं वहां पर भी एक कपड़ा मार्केट बहुत है, बड़ी है, और वहां से काफी देखते हैं, उधर हमारे पूर्वांचल के काफी खरीदते हैं लोग, दूर दूर को, हाँ जी, दूर दूर के लोग वहां पर आते हैं, और व्यापारी भी दिल्ली से चल करके वहां कपड़ा लेके पहुंचता है और अपना बेचने के लिए, ठीक है। एक दिन और एक रात की मार्केट होती है, और वहां से चल करके व्यापारी अपने कपड़े लेके आते हैं, और वहां पे लोग खरीदने के लिए भी लोग आते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? रीजनल या क्षेत्रीय मार्केट। उसके बाद देखो लिखा है नेशनल मार्केट। इट कवर होल कंट्री फॉर देयर ऑपरेशन, मतलब ये पूरे राष्ट्र को कवर करता है। कौन सा? राष्ट्रीय बाजार, ठीक है। अब इसके उदाहरण देखें, क्या है? जूट मार्केट। जूट की मार्केट कहाँ है? कलकत्ता में है, और जिनको भी खरीदना है सब लोग संपर्क करते हैं। टेक्सटाइल मार्केट, अब टेक्सटाइल मार्केट में देखिए कुछ वुलन का हो जाता है, कहीं पर साड़ी का हो जाता है, ठीक है, तमाम तरह के होते हैं। आप लुधियाना में चले जाए, वुलन मार्केट बहुत बड़ी है लुधियाना में। सूरत में चले जाएं, साड़ी वाला कारोबार बहुत ज़्यादा होता है, हीरे का कारोबार बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। गुजरात के और आप गांधीनगर, जामनगर में चले जाएं, वहाँ पेट्रो रसायन की पूरी राष्ट्रीय मार्केटिंग होती है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप बनारस में चले जाएं, बनारसी साड़ी पूरी दुनिया में मशहूर है भाई, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज़ है कि जहाँ पर, जैसे अब आप वहाँ पे चले जाए, बिहार में मुजफ्फरपुर में लीची, पूरी दुनिया वहाँ की लीची खाना चाहती है, ठीक है। आपके लखनऊ में आम, पूरी दुनिया यहाँ से लेना चाहता है, ठीक है। तो ये जो मार्केट इस तरह का, जो लखनऊ का मैंगो मार्केट है, वो भी पूरी दुनिया के लिए है, इसी तरह का नेशनल मार्केट को कवर करता है। लिख लिए। आगे है क्या? इंटरनेशनल मार्केट। इट कवर होल वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड फॉर देयर ऑपरेशन, मतलब अपनी क्रिया के लिए या अपने खरीदने बेचने के लिए पूरे विश्व को जो है क्या करता है? वो कवर करता, अपने जद में रखता है। तो कोई ऐसी मार्केट है? तो देखो यहां पर हमने क्या क्या लिखा है। कट फ्लावर मार्केट, व्हीट मार्केट, मेज मार्केट, सॉफ्टवेयर मार्केट,
हार्डवेयर मार्केट, लेकिन आप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर छोड़ दो, हमारे एग्रीकल्चर से इसका ताल्लुक अभी बहुत ज़्यादा है तो, लेकिन इधर वाला समझ लो, कट फ्लावर मार्केट। दुनिया में कट फ्लावर का मार्केट सबसे बड़ी कहाँ पर है? हाँ जी, जर्मनी में। कहाँ पर? तो जर्मनी में तो है नहीं। अब बताओ, हेग नीदरलैंड, ठीक है, हेग नीदरलैंड। पूरी दुनिया में जिनको फूल कहीं ना मिल रहा हो वहां संपर्क करिए, आपको मिल जाएगा। जब दुनिया के बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, ठीक है, उनको जब कोई बहुत बड़ा फंक्शंस करना होता है तो उनको एक दो थोड़ी चाहिए, उन्हें ज़्यादा चाहते तो सीधे वहीं से वो करते हैं, और वो पूरी दुनिया में सप्लाई भी करता है, ठीक है, वो पूरी दुनिया में सप्लाई करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? व्हीट मार्केट। दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं मंडी का नाम है विनिपेग। हाँ जी, विनिपेग व्हीट मार्केट कहाँ पे है? कनाडा में है। कहाँ पे है? कनाडा में है। दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कहाँ पर है? कनाडा में है, विनिपेग में, ठीक है। और उसके बाद है क्या? मेज मार्केट। मेज की सबसे बड़ी मार्केट कहाँ पर है? अमेरिका में है। कहाँ पर? यूएसए में है, ठीक है। मेज, मक्का जानते हैं? खाए हैं? खाए हैं कि नहीं खाते हैं? ठंडी में खूब खाया करिए, बहुत अच्छा होता है। मक्के की रोटी, चने का साग कहाँ के लोग खाते हैं? पंजाब के लोग, ठीक है। और सबसे सस्ता होता है, और यूपी वाले नहीं खाते, ठीक है। बहुत, वो तो इसलिए खाते, सुन सुन के खाते, उनके हैबिट में नहीं है, ठीक है। एक दिन अभी मक्के की रोटी घर में दे दे तो आंख निकालोगे ऐसा जैसे, ठीक है, जबकि न्यूट्रिएंट के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। मेज हमारे भारत में लोग ज़्यादा नहीं खाते, ठीक है, और अगर और खाना चाहिए लेकिन नहीं खाते। आगे लिखा है, तीसरा नंबर है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ठीक है। अब लोकेशन समझ रहे हैं ना? लोकेशन मतलब क्या होता है? हाँ, उसी को लोकेशन कहेंगे, और जहां कोई ना रह रहा हो वो कोई लोकेशन नहीं होगा। लोकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? पता ही नहीं। अवस्थिति, ठीक है, ठीक है, अवस्थिति कहते हैं ना। कुछ लोकेशन में कहते हैं उत्तरी लोकेशन में है, दक्षिणी लोकेशन में है, ठीक है, अवस्थिति। तो देखिए, तो एक है विलेज मार्केट, तो विलेज मार्केट है। दूसरा प्राइमरी होलसेलर है, लोकेशन के आधार पर विलेज मार्केट, ठीक है। पहला, इन विच ऑल गुड्स कम्स फ्रॉम द विलेज, मतलब विलेज मार्केट में क्या होता है? ग्रामीण बाजार में सभी वस्तुएं ग्रामीण क्षेत्र से ही आती हैं, ठीक है। दूसरा है प्राइमरी होलसेल मार्केट, इन विच ट्रांजैक्शन डन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड ट्रेडर्स। अब प्राइमरी होलसेल जान रहे हैं? आपने ये देखा होगा कि गांव में एक व्यापारी होता है छोटा सा, जो साइकिल लेके चलता है, आराम से घूमता टहलता रहता है, ठीक है, और गांव में आता सबको चाचा दादा काका कुछ भी अपना रिश्ता बनाए रहता है सबसे, ठीक है, जय राम जो भी है, खुदा भी अपना करता, मतलब एक सामाजिक रिस्पेक्ट रूम में सबको सम्मान देता रहेगा और बताता रहेगा काका गेहूं दाम बहुत बड़ा आ गया है, बेच लियो। तो कहता है अभी और आने दीजिए, अच्छा सुन लिया चला गया। दूसरे बताएगा सरसों भाव बहुत है इस समय, दादा बेच लीजिए। सबसे पूछता रहेगा, बताता रहेगा, फिर अगले सप्ताह आएगा, ठीक है। तब तक दो चार लोग को पूछेंगे, जरूर कहेंगे कि हम भाई हमें ये वाला इतना बेचेगा। तो मान लीजिए कोई 10 किलो बेचा, कोई 50 किलो बेचा, कोई 1 कुंटल बेचा, वो क्या करेगा? खरीद लेगा, ठीक है। खरीद के आप ही घर पे छोड़ देगा, कहेगा दादा परसों आएंगे ले जाएंगे, पड़े रहने दो, तो वहीं उनके पड़ा है। ऐसे गांव भर नहीं, 10 गांव में ऐसे छोड़ा, और 10 गांव 10 बोरा लाता तो भैया अपने घर में रखता, और 10 बोरा उसका पड़ा है। अब वो सब खरीद लिया, जब उसको लगेगा कि हमें इकट्ठा कर लेना चाहिए, तो फिर गया सबको रेट बताता, वहां से अपने साइकिल पे एक आगे एक बीच में एक पीछे होता, नहीं देखते नहीं है। और उसकी साइकिल की बड़ी विशेषता होती है, एक में ब्रेक होगा एक में नहीं होगा, चैन होगा चैन कवर नहीं होगा,
पहिया होगी मेडगार्ड नहीं होगा, देखते नहीं है, और जहां होगा इसे रख देता है, जानता है कौन ले जाएगा। क्योंकि भारत में वही चीज बचती है जिसको देखने के बाद लग जाए कि इसकी कोई उपयोग। अगर हमारे देश के नागरिकों को समझ में आ गया कि इसका उपयोग हमारे पास है, तो धर्म अपने पास रहो, धर्म बाद में देखेंगे, पहला अपना काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे देश का एक सामान्य भाषा है। तो उस तरह का जो वो व्यापारी होता है, वो क्या होता है, प्राइमरी होलसेल मार्केट, वो ले आकर वहां खरीद के रख लेगा, ठीक है, लिख लेंगे। तो यहां पर प्रोड्यूसर, देखिए प्राइमरी होलसेल मार्केट में जो वस्तुओं का ट्रांजैक्शन हो रहा किसके बीच में, प्रोड्यूसर और ट्रेडर्स के रूप, मतलब उत्पादक और व्यापारी के रूप के बीच हो रहा, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों पूछे जाएगा। प्राइमरी होलसेल मार्केट में वस्तुओं का आदान प्रदान किनके मध्य होता है, तो किनके मध्य होता है, प्रोड्यूसर और ट्रेडर्स के बीच होता है। अब दूसरा हो लिखा सेकेंडरी होलसेल मार्केट, इट फाउंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, इट फाउंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, और इसमें एक चीज और लिख लीजिए, एक चीज और लिख दीजिए यहां पर, क्योंकि यहां पर वस्तुओं का आदान प्रदान ट्रेडर्स और ट्रेडर्स के बीच में ही होता है, मतलब छोटा व्यापारी और बड़ा व्यापारी, मतलब इसमें कोई प्रोड्यूसर या कंज्यूमर, ना ही यहां पर प्रोड्यूसर है और ना ही यहां पर कंज्यूमर है। वस्तुओं का ट्रांजैक्शन किसके बीच हो रहा, ट्रेडर्स इंटू ट्रेडर्स के बीच में हो रहा है। तो देयर ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन ट्रेडर्स एंड बिटवीन ट्रेडर्स। तो ये इस बात को ध्यान रखिएगा, यहां पर ना ही प्रोड्यूसर है और ना ही कंज्यूमर है, और यही चीजें आपसे पूछी जाती है। हो गया, क्या बोलूं, इट फाउंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, ट्रांजैक्शन पॉसिबल बिटवीन, ट्रांजैक्शन पॉसिबल बिटवीन ट्रेडर्स एंड ट्रेडर्स, व्यापारी एवं व्यापारी के बीच में ही वस्तुओं का आदान प्रदान संभव होता है। अब लिखो टर्मिनल मार्केट, ये तो समझ रहे हैं, टर्मिनल मतलब पत्तन। सच टाइप मार्केट फाउंड इन बिग सिटीज, जैसे मुंबई, बेंगलुरु, कलकत्ता। कलकत्ता में जाएंगे ना हल्दिया पोर्ट पे, तो वहाँ टर्मिनल मार्केट है। बेंगलुरु में जाएंगे वहाँ पर भी मिल जाएगा, मतलब जो कोस्टल वाले रीजन होंगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, टर्मिनल मार्केट। उसके बाद आपका है क्या है, यही तो दोनों लिखना है, उधर का तो लिख लिए होंगे, सी बोर्ड मार्केट, इन विच स्टैंडर्डाइज एंड ग्रेडेड गुड्स आर एक्सचेंज। तो बस एक चीज ध्यान रखिएगा, जो सी बोर्ड मार्केट है वहां पर एक चीज लागू होता है, ठीक है, क्या, स्टैंडर्डाइज और ग्रेडेड, क्योंकि सी बोर्ड का जो मार्केट होता है वो विद इन द कंट्री होता है, विद इन द कंट्री, आउट ऑफ द कंट्री होता है, मतलब देशों के मध्य होगा, देश के अंदर नहीं होगा। जो सी बोर्ड मार्केटिंग होगा वो देशों दो देशों के बीच होगा, देश के अंदर नहीं होगा। और कोई देश तभी आपको खरीदता है जब उसकी गुणवत्ता सही हो, ठीक है, और वो क्या हो, मानकीकृत हो, जो वस्तु है उस वस्तु के सारे लक्षण को वो धारण कर रहा हो। दूसरा, उसकी जो गुणवत्ता है बताया गया, फैट, प्रोटीन, विटामिन जो भी बताई गई है वो उसी रूप में उसमें पाया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो नहीं हो, क्योंकि उसी के आधार पर उसका आपको क्या मिलता है, मूल्य मिलता है। तो जो सी बोर्ड मार्केट है वहां पर दो चीज का होना क्या आवश्यक है, स्टैंडर्डाइज वस्तु जो है स्टैंडर्डाइज हो और ग्रेडेड हो, ठीक है, मतलब प्रमाणीकृत होना चाहिए, ठीक है, लिख लिए, कुछ है नहीं इससे ज्यादा। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, समय के आधार पर वस्तुओं का बाजारीकरण। तो पहला है शॉर्ट पीरियड मार्केट, इन विच ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। अच्छा, ऐसा कोई होता है का जो बहुत कम समय के लिए बाजार, फ्लावर मार्केट। कभी आपने देखा फ्लावर मार्केटिंग कहाँ होती है? तो इसमें जो शॉर्ट पीरियड मार्केट होता है वो कौन सा मार्केट होता है, फ्लावर मार्केट। लिख दीजिए, इन विच ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, एग्जाम्पल
फ्लावर मार्केट। हाँ जी, क्या मिल के यार, आज करो, दूसरे दिन बेचो, तीसरे दिन बेचो, पांचवें दिन बेचो, ठीक है। जो दूध अभी ले आए हो, चाय बना के पी के आए हो, वो क्या लगता सुबह सुबह वाला दूध है का? एक सप्ताह पहले था, इसके चक्कर में ना रहो, ठीक है। हाँ जी, पास्चुराइड है, अभी हम इसको भी पढ़ाएंगे, चिंता ना करो। वो क्या है? पास्चुराइड मिल्क होता है, ठीक है। देखिए यहां पर एग्जाम्पल क्या लिख देंगे आप? फ्लावर मार्केट। देखिएगा फ्लावर मार्केट क्या होता है? अर्ली मॉर्निंग 4 से 5 बजे के बीच में इसकी मार्केटिंग हो जाएगी। जिसको बेचना है वो 4 बजे पहले बाजार में आ जाओ, और जिसको खरीदना है वो भी 5 बजे पहले बाजार में आ जाओ, अन्यथा ना तो खरीदने वाले मिलेंगे और ना ही, ठीक है। क्यों? क्योंकि सुबह होते ही भक्त, भगवान के भक्त प्रकट हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि और पूजा करने का भी काम 2 ही घंटे का, 6 से 8, उसी दौरान सब लोग आ जाते हैं भाई, अपने अपने धार्मिक स्थल जिसका जो भी हो, उस स्थल पे आ करके लोग, मतलब अधिकांश जो पूजा कार्य होता है, हर इंसान बिना कुछ खाए, ठीक है, पहले पूजा अपना करता है। और पूजा पद्धति में ही फ्लावर का सबसे ज़्यादा उपयोग है। शादी विवाह तो कभी कभी होते हैं, पूजा तो रोज होता है, और हर इंसान के कोई न कोई अपने देवी देवता, आराध्य देव किसी न किसी रूप में हर इंसान मानता है, ठीक है। नास्तिक लोग भारत में तो बहुत कम है, ठीक है। आस्था से सभी लोग भरे हैं, और सबको अपनी आस्था के रूप में उन्हें क्या देते हैं? पुष्प जो है अर्पित करते हैं। तो इसीलिए उसकी जो मार्केटिंग भी होती है वो सुबह टाइम वही 6 से 8 के बीच में सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए ये सबसे कम समय के लिए मार्केट लगता है, और सबसे कम समय के लिए इसकी मार्केटिंग भी होती है, ठीक है। और ये भी हाईली पेरिसेबल ये भी होता है, पुष्प भी हाईली पेरिसेबल होता है, वहाँ भी हमने आपको बताया था। दूसरा है लॉन्ग पीरियड मार्केट, इन विच ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम ड्यू टू दैट गुड्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सम टाइम। मतलब लॉन्ग पीरियड मार्केट क्या, इसमें क्या होता है? वस्तुओं का आदान प्रदान ज़्यादा समय के लिए होता है, और इसलिए इसमें वस्तुओं को क्या किया रखा जाता है? स्टोर कर ले। जैसे आलू खरीदो बेचो सीजन भर, ठीक है, प्याज, लहसुन, ये सब क्या है? लॉन्ग पीरियड मार्केट में आएंगे, ठीक है। आलू वाले साहब ज़्यादा करोगे, नहीं बेचेंगे, ले जाओ, कल बेचेंगे, परसों बेचेंगे, ठीक है। गोभी वाला क्या करे? तो बेच देगा। टमाटर वाला क्या करे? सोया मेथी पालक वाला क्या करे बेचारा? फ्लावर वाला क्या करे? तो उसकी समस्या होगी। लेकिन इनमें लॉन्ग पीरियड में क्या आ जाएगा? पोटैटो, अनियन, गार्लिक, ये सब आ जाएगा, ठीक है। सेकुलर मार्केट, निरपेक्ष धर्म, सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, यही तो शायद हमें बताया जाता है सेकुलर में। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका मतलब भारत का कोई धर्म नहीं है, लेकिन भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है, ठीक है। तो यहां पर लिखा है, देखिए सबसे बड़ी बात, इट इज ए परमानेंट मार्केट, यह एक अस्थाई बाजार है। ये कैसा बाजार है? अस्थाई बाजार है। दूसरा, यहां पर क्या पाया जाएगा? गोडाउन, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, ये भी पाए जाएंगे। मतलब यहां पर वस्तुओं का मानकीकरण, ठीक है, यहां पर वस्तुओं का मानकीकरण और संरक्षित भंडारण की भी सुविधा उपलब्ध होगी, ठीक है। इन विच एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट टेक्स प्लेस, मतलब सेकुलर मार्केट के द्वारा क्या होता है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट 2 कंट्रियों के मध्य ही होगा, ठीक है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट 2 देशों के बीच संभव होता है, ठीक है। हो गया? जल्दी जल्दी लिख लिया करो, और भी अभी हमें लगता है। हाँ जी, सेकुलर हो गया। अब इसके बाद की चीज मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है। चले आगे, चले आगे। देखिए लिखा ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, आयतन के आधार पर।
तो होलसेल मार्केट इन विच लार्ज क्वांटिटी गुड्स सोल्ड आउट टू रिटेलर। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, जो मार्केटिंग होता है ना, यहाँ पर जो है एक तो होलसेलर होगा और दूसरा रिटेलर होगा। इसका मतलब देखिए यहाँ पर भी ना ही प्रोड्यूसर है और ना ही कंज्यूमर है, ठीक है। हाँ जी, एक देखिए मार्केट दो तरह के व्यापारी होते हैं। एक होलसेलर होता है जो फैक्ट्री से सीधे उसके पास आएगा, ठीक है, होलसेलर होता है। वो कहाँ से लेता है? फैक्ट्री से। फैक्ट्री मार्केट को जानते हो होलसेलर को देती है अपनी प्रोडक्ट, और होलसेलर अपने रिटेलर को देती है, और रिटेलर किनको देते हैं? कंज्यूमर को देते हैं। तो यहाँ पर होलसेल मार्केट कह रहा इन विच लार्ज क्वांटिटी गुड्स आर सोल्ड आउट टू द रिटेलर। क्योंकि भाई हम लोग एक साबुन खरीदते हैं, लेकिन जो दुकानदार रिटेलर वाला जाता है वो एक पूरा पैकेट खरीद के लाएगा। उनमें हो सकता 100 हो, 150 हो, 200, लेकिन हमको तो एक चाहिए, ठीक है। रिटेल मार्केट इन विच गुड्स आर सोल्ड आउट टू द कंज्यूमर। इसका मतलब रिटेलर और कंज्यूमर के बीच में यहां पर मार्केटिंग हो रही है। ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रहा? रिटेलर और कंज्यूमर के बीच यहां हो रहा, ठीक है। ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन रिटेलर एंड कंज्यूमर, ठीक है। यही यहां पर चीजें पूछी जाएगी आपको। हो गया? जल्दी जल्दी लिख लियो। हो गया भैया? रिटेल मार्केट, चले आगे। अब देखिए लिखा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो इसको सिर्फ सुन लीजिए आप, यहां से चीजें सुन लीजिए। लिखा है कैश मार्केट। कैश मार्केट का मतलब पैसा दो सामान, ठीक है। कैश मार्केट का मतलब क्या? हमने वस्तु लिया और वस्तु का जो कीमत है तुरंत वहीं पर काउंट करके दे दिया, तो उसे कैश मार्केट। इन विच गुड्स इज बाइंग एंड सेलिंग बाई कैश, तो उसे क्या कहते हैं? कैश मार्केट। दूसरा फॉरवर्ड मार्केट इन विच फ्यूचर बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस एट करंट प्राइस। इसमें थोड़ा सा बात है यहाँ पर, इसमें है, ठीक है। देखते हैं कभी कभी क्या होता है, वस्तुओं का आदान प्रदान, हम लोग गए खरीदे, आज के मूल्य पर चले आए और कहे कि इसका फला समय पर हम ले जाएंगे। और इनमें जानते हैं सबसे ज़्यादा भारत में होता है। भारत में किसानों की एक समस्या है, ठीक है। जब वो कृषि कार्य करना चाहते हैं तो उस समय उनको पैसा की जरूरत होती है, तो वो दुकानदारों से कहते हैं कि भैया अभी हमें दे दीजिए, जब हम बस जो है बेचेंगे तब आपको दे देंगे। तो कहता ना हम नहीं देंगे। तो जाता है गांव में होते पैसा बांटने वाले, ब्याज पर, उनसे बात करता है, ठीक है। या तो वो ब्याज पर पैसा ले लेता है, नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते व्यापारी। तो व्यापारी क्या करते हैं, वो कहते हैं देखिए भाई हम आज के रेट पर तो पैसा आपको दे देंगे, लेकिन हम बस उस समय लेंगे। कहते कोई बात नहीं। अब जब बस का कीमत का मान लीजिए आज सबसे सस्ता है, इस आधार पर ले लिया, कीमत इस आधार पर पैसा किसान को दे दिया, और बस वो आपके घर से तब ले जा रहा जब उसकी मार्केट वैल्यू सबसे हाई है। अब आप सोचिए, दुगने दाम पे अब बेच रहा, लेकिन उसका तो कब का बिक गया है, पहले ही बिक गया है। तो इस तरह की मार्केटिंग से भारत के किसानों को बहुत नुकसान होता है। लेकिन क्या किया जाए, उनकी आर्थिक हालात सही ना होने के कारण लोग इसका लाभ ले रहे हैं। हमारी सरकारें किसानों की आय दुगना करने में लगी हुई हैं। देखिए कब पूरा होगा, ठीक है, भगवान ने जाने, ठीक है। हो गया? लिख लिए? लिख लिए भैया सब लोग? यहां देखा, कान से सुना करो, यहां देखा करो, नीचे लिखा करो। तीनों सेंसरी आर्गन को एक्टिव कर लियो, ठीक है। सुनने वाले को एक्टिव रखो, सुना करे, देखने वाले को एक्टिव रखो, देखा करे, और लिखने वाले को भी एक्टिव कर लियो। ये था नहीं, ये डॉर्मेंट में था, अब एक्टिव करो कि उसी समय ये लिखता रहे, ठीक है। यही एक अच्छे स्टूडेंट का, वो काक चेष्टा बको ध्यानम वाला पुरानी है, ठीक है। अब नई वाला करो, ठीक है, कि जिस समय सुन रहो उसी समय देख रहो, उसी समय एक्सटेंशन में पढ़ाए होंगे ना। अभी आपने वही शायद वो ईगरडेल वाला, कौन आप एक्सपीरियंस क्या था वो, तो वही था ना, वही वाला करो, सबसे नीचे वाला,
ठीक है। हाँ चलिए आगे लिखा ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। ठीक है, तो एक रेगुलर मार्केट होता है, एक इनरेगुलर, मतलब एक वैधानिक मार्केट होता है और एक अवैधानिक। ठीक है, मतलब वैधानिक क्या, जो नियमित बाजार होगा, नियम कानून से चलेगा, और एक होता है जैसे बिना नियम कानून का चलना। ठीक है, अनरेगुलेटेड मार्केट इन विच गवर्नमेंट्स रूल्स एंड regulations follow, all information is given by market to the consumer। मतलब यह एक नियमित बाजार होता है, इसमें सभी सूचनाएं बाजार के द्वारा उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है। मतलब उसका मूल्य क्या है, क्योंकि देखिए जो मार्केट है वहां पर हर तरह के मानव की आवश्यकताओं की, जैसे गोडाउन होना चाहिए, वहाँ पर बैंक की सुविधाएं होनी चाहिए, वहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वहाँ पर रुकने के बैठने की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वहाँ पर जलपान की व्यवस्था होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई जो भी मानव आए उनको भूख भी लगेगा। टॉयलेट की व्यवस्थाएं, बाथरूम की भी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक प्राकृतिक क्रियाएं हैं, इसको भी नहीं कोई रोक सकता। ठीक है, बैठने उठने के लिए भी जगह होना चाहिए, वहां पर छायादार वृक्ष भी होना चाहिए, वहां पर बैंक भी होना चाहिए। किसी को पैसा आप लेके चलेगा तो खतरा हो सकता है ना, और वहीं से लेकर के पैसा ट्रांजैक्शन कर देगा। मतलब ये सारी सुविधाएं वहां पर उपस्थित होनी चाहिए। ठीक है, अनरेगुलेटेड मार्केट है, ये सारी चीजें वहां नहीं पाई जाएगी, सरकार के नियमों का पालन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कमोडिटी। हाँ जी, हाँ जी, लिख लियो। हो गया, लिख लिए सभी लोग? चलो, अरे सर करते रहोगे तो यही लटके रह जाओगे। ठीक है, लिखा करो तेजी से। मैंने बताया ना कि तीनों ऑर्गन को अपने एक्टिव कर ले भैया। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कमोडिटी। तो एक है कमोडिटी मार्केट और एक है कैपिटल मार्केट। ठीक है, इन विच गुड्स आर एक्सचेंज। कमोडिटी मार्केट मतलब जो खाद्यान्न वस्तुएं होती हैं, यहां पर कौन सी वस्तुएं, मतलब इन दैट मार्केट इडबिल कमोडिटीज आर एक्सचेंज। इन दैट मार्केट कौन सी, इडबिल कमोडिटी। ठीक है, इडबिल मतलब खाने वाले। यहां पर कौन की वस्तुएं बेची या खरीदी जाती हैं, खाने वाली। कैपिटल मार्केट, अब यहां पर देखो शेयर, सिक्योरिटीज, बॉन्ड, ईटीसी आर एक्सचेंज। ठीक है, यहां पर कैपिटल मतलब पूंजी। कैपिटल मतलब क्या, पूंजी बाजार। अब पूंजी बाजार में लोग शेयर खरीदते हैं। ठीक है, सिक्योरिटीज, बॉन्ड पेपर, ठीक है, होता है ना, किसान विकास पत्र, तमाम चीजें हैं, कुछ भी खरीद ले। और भी एक चीज खरीद सकते कैपिटल में, ज्वेलर्स, सोना खरीद के रख ले, चांदी खरीद के रख ले, क्योंकि इसके भी रेट घटते नहीं रहते, हमेशा बढ़ते रहते। और जब जरूरत हो तब। इसका बड़ा फायदा मिला ज्वेलर्स का, भारत को बहुत फायदा मिला। जब कोविड आया, सबके इनकम के स्रोत क्या हो गए, खत्म हो गए। भाई सबके घरों में बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उस समय पढ़ाई बंद हो गई, सब बंद हो गई, क्या खाना बंद कर दिए। अब जब दिन भर सारे बच्चे घर ही में हैं, तो कोई मैगी के लिए आवाज़ लगा रहा, कोई बिस्किट के लिए आवाज़ लगा रहा, कोई खेलने के लिए कोई आवाज़ लगा। अब क्या करें, माता पिता दायित्व और एक भावनात्मक, भारत में तो इतना भी भावनात्मक लगाव है कि उनके लिए कुछ भी कर डाले। अब बताइए क्या करें। लेकिन गोल्ड ने या ज्वेलर्स ने उस समय उनका बड़ा वो किया, साथ दिया, क्योंकि जब मजबूर हो गए हमारे पास पैसा नहीं है तो इसको बेच दिए, और बेच करके अपने बच्चों के दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास किए। और गोल्ड ऐसी चीज था, एक ही बेच दे, साल भर का काम खत्म। ठीक है, क्योंकि उसमें अच्छा खासा पैसा, भाई बच्चे जीवित रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, बाकी काम हो जाएगा। जब चूंकि इतना बड़ा दुनिया पर खतरा मंडराने लगा, तब उनको लगा ये हमारी ज्वेलर्स रहे या ना रहे, हमारे बच्चे स्वस्थ बने रहे, निरोगी रहे, खाते पीते रहे, देखेंगे फिर आएगा समय, खरीद लेंगे। इसका मतलब उनके उस विषम परिस्थिति में उसने क्या किया, बहुत साथ दिया। ठीक है, तो ऐसा देखने को भारत में मिला। ठीक है,
चलो भैया, अच्छा आ गए अंतिम पड़ाव पर अपने। हाँ जी, फोटो खींच लो, ज़्यादा अच्छा, रूम पे जाके लिखिएगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ विजन, विजन मतलब विजिबिलिटी, दृष्टता के आधार पर, ठीक है। तो एक है ब्लैक मार्केट, अब इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका तो अनुभव आप लोग को ज़्यादा होगा, ठीक है। या इनविजिबल मार्केट, जो होती है लेकिन दिखाई, ठीक है। मोबाइल बेचने वाले कहते हैं कितने का, 2500 का, कौन सा है, एप्पल का है, लेना है ले, नहीं भाग जाओ। दिखाएंगे बिल्कुल नहीं, चलाने के देखने को पाओगे बिल्कुल नहीं, बस पैसा दो लेके भाग जाओ यहाँ से, चलाना वहीं अपना। और जो 50,000 की चीज़ 5,000 में मिल रही, ठीक है, चोर मार्केट में चले जाओ, गए ही होंगे, नहीं गए। ये तो भारत में हमारा युवा तो यही कहता, दारू पीते ना, सिगरेट पीते हैं ना, चोरी करते हैं ना, ठीक है। एक चीज को कहते पढ़ते हैं, हाँ पढ़ते हैं, लेकिन अब बहुत देश तो देख ही रहा, परिणाम तो सामने है, ठीक है। तो ये तो भारतीय युवाओं का अब एक स्लोगन बना है, क्या किया जाए। ब्लैक मार्केट या इनविजिबल मार्केट, ओपन मार्केट या विजिबल मार्केट। देखिए ओपन मार्केट में क्या होते हैं, सारे लीगल प्राइस पे मार्केटिंग होगा, ठीक है, मतलब जो उसकी वैधानिक मूल्य होगा उसी के आधार पर होगा। और यहां पर तो समझ ही रहे मूल्य के साथ क्या होता है, इसको तो खूब समझ रहे होंगे। लिखा इन विच गुड्स आर नॉट इन शॉप बट स्टोर्ड इन गोडाउन, मतलब आप बड़े बड़े उस पे जाते हैं जब, तो वहां पर एक सैंपल के लिए थोड़ा सा रखा रहेगा, बस आपको चाहिए हजारों क्वांटिटी में, लेकिन आपको दिखाया जाएगा एक पीस, ठीक है। एक पीस देख लीजिए, बस ऐसे सब होगा, और उसी पर करोड़ों करोड़ों का व्यापार होता है, ठीक है। और हम लोग आलू लेने जाते हैं 1 किलो, पूरी बाजार घूमेंगे, एक बार इधर से देखते जाएंगे, उसके बाद फिर उधर से आएंगे, फिर निर्णय लेंगे किसका वाला आलू सही है, फिर वहां घूम के जाएंगे खरीदेंगे, ठीक है, और पूरा देख लेंगे, ठीक है। ये भारत के युवा ऐसे, मतलब भारत में ऐसा होता है, सब्जी मार्केट में तो कॉमनली ऐसे होता है, ठीक है। और एक दिन खराब सब्जी लेके आ जाओ तो मम्मी बता देती है तुम किसी लायक नहीं हो, जो तुम सब्जी नहीं खरीद सकते, और उसमें एक टमाटर खराब है, कहते इधर आओ, ये कहाँ है, वो बताते टमाटर तो है, हम भी जाने टमाटर है, देखो इसे, पता चले सड़ा है, कीड़ा पड़ा है, तो कहते तुम्हारा पढ़ना लिखना सब बेकार है। एक टमाटर के चक्कर में पूरी डिग्री आपकी खतरे में पड़ जाती है, ठीक है। तो यहां पर क्या देखने को मिलता है, वहां पर मतलब एक कॉमन सेंस की बात आती है, क्या आती है, कॉमन सेंस की बात आती है। और ये सब चीजें एक लीगल ऐसी चीजें हैं जो सामान्यतः हर घरों को, नो डाउट पढ़े लिखे को हर बात की, पढ़े लिखे पर सारी जिम्मेदारी, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए घर में, बड़े छोटे मार दे तो भी कहते तुम्हारा पढ़ना लिखना बेकार है। मतलब इसका मतलब शिक्षा ये वो एक ऐसी चीज है कि जो हमारे में सब कुछ देखती है, और अगर हमारे में एक भी कमियां हो जाए तो सीधा किस पे आरोप लगता है, शिक्षा पर ही लगता है। इसलिए इस बात को समझिए कि यदि आप पढ़े लिखे हैं तो समाज आपसे हर अच्छाइयों की अपेक्षा करता है, ठीक है, हर मापदंडों पर आप खरा उतरे हैं। अगर ऐसा आप कर पा रहे हैं तभी आप माने जाएंगे कि आप शिक्षित हैं। इसलिए इस सारी चीज़ों को अपने में धारण करें, यही देश की आवश्यकता है, यही समाज की भी आवश्यकता है, यही आपके परिवार की भी आवश्यकता है, और यही आपकी स्वयं के लिए भी आवश्यक है, ठीक है। तो पढ़िएगा, मेहनत करिएगा, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं सब चीज़ों को आप समझेंगे, और संडे को मैं टेस्ट कराऊंगा, इसलिए अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।